एक और एक ही विपिन जी, 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, 79 में यानी कि 79 में जो विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए भी थे, हालात सामान्य करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे हालात सामान्य हुए भी थे। और अब जो है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर ताल्लुकात है चीन के साथ, बावजूद इसके इस तरह की नीति अपनाना। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमारे को चीन से जब बात करी उनके विदेश मंत्री से, उनको साफ कर दिया कि भाई जो है हमारा जो कूटनीति, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी एग्रेशन की पॉलिसी नहीं है कि हम अपने जो है टेरिटरी अपनी बढ़ाना चाहते हैं या हम कोई उस पे, हम तो सिर्फ हमने यहाँ पर विकास चाहते हैं कश्मीर में। उन्होंने साफ करा, बिल्कुल क्लियर अपना स्टैंड करा कि हम लोग विकास चाहते हैं, सोशियो डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और हम लोग यहाँ पर लेजिस्लेशन बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि लोगों का एक जितने सालों से वो वंचित रहे हैं कश्मीर वासी, तो उनको इंटीग्रेट कर दें, मेन स्ट्रीम में ले आए। तो ये तो पहली बात हुई। कश्मीर की आप अगर चीन की बात करें तो चीन, देखिए चीन का जो रवैया रहा है हिंदुस्तान के, वो हमेशा एंटी इंडिया रहा है। और अभी अंकित भाई ने बिल्कुल एक सही बात करी कि जिस तरह से वो हमारे से, हम लोग वहां से मेड इन चाइना के गुड्स लेते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी पहल करी थी जिस तरह से ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि मेक इन इंडिया। तो आप अगर ये तवज्जो उसको आप अगर बैन करते हैं तो ये सीधी उनकी चोट लगती है। आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि जब चीन को कहां पर है, हमारा असल दुश्मन तो चीन है। चीन पीछे से प्रॉक्सी गेम खेलता है और अक्सर खेलता आया है। अब जब वो खुद, जब उनको आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जब उनको वहां पर महसूस होती है तो वो सब चीजों पे पाबंदियां लगा देते हैं। तब उनके कहां चला जाता है उनका जो मुस्लिम प्रेम है, जब वो जो ये बात जिस तरह से करते हैं, घोषित करने के लिए वो वीटो पावर लगा देते हैं। वीटो पावर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, और जब हिंदुस्तान का वहां पर बात हुई कि आप उनको परमानेंट एक सीट मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पर सबसे ज्यादा जोर लगा दिया कि हिंदुस्तान को ना मिले वो सीट, क्योंकि उनको पता है कि इनका हिंदुस्तान का ओहदा और बढ़ जाएगा, इसको पावर और मिल जाएगी। और ताकि उनके लिए, क्योंकि उनको जो मेन थ्रेट है जो वो हिंदुस्तान से है, उनको पता है कि हिंदुस्तान एक जो है एक सुपर पावर बनने की कतार पे है और वो जल्दी बन जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर रिफॉर्म्स का दौर शुरू हो गया है, लोगों में वो भावना आ गई है। और लोगों ने, हमने जाके जब अगर अमेरिका पे जाके हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने, डॉक्टर्स ने नाम कमाया है और एक पूरे विश्व में आज विश्व गुरु है हिंदुस्तान बन चुका है, तो ये चीन भली भांति जानता है। और चीन पहले आज तक तो ये करते थे कि भाई यहां से हम सारा सामान भेजेंगे और हिंदुस्तान हमारे पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है पूरी तरह से। अब जब देखा है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान उनकी यहाँ पर जो है जो सरकार की अलग मंशा होगी है, सरकार ने जिस तरह से डोकलाम में आपने देखा कि कितना बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया था वहां पर। अगर अब देखिए ना, उसमें सरकार की जीत है, बहुत बड़ी सरकार और फौज की जीत है। जिस तरह से वो टस से मस नहीं हुए, हमारी फौज भी टस से मस नहीं हुई, और अंत में आपने देखा कि जैसे कहते हैं दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, तो वो उस तरह से हुई, बहुत बड़ी है। साइकोलॉजिकल वॉर्स होती है वहां पर। अब वो तो वही फौज ही जानती है कि वहां पर किस प्रेशर में काम करते हैं, किस विपरीत स्थिति में काम करते हैं, तो उनको फ्री हैंड सरकार ने दे रखा है। और आप देखेंगे अब ये जब से ये सरकार बदली है कि इनकी मंशा क्या है, इन्होंने एक फ्री हैंड दे रखा है फौज को कि आप करिए काम जिस तरह से आप करना चाहते हैं, दखल अंदाजी नहीं होगी। और आपस में सबसे देखिए खूबसूरत बात यह कि तालमेल है सरकार और फौज में, इनकी इच्छा शक्ति उभरी है। नहीं तो फौज वही थी, सरकारें भी आती रही, लेकिन आपने इन्होंने देखा कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से हुई है। इसी तरह, इसी वजह से जो है चीन घबराया हुआ है और चीन जिस तरह से दखल अंदाजी कर रहा है अपनी जब बात आती है, ये हांगकांग में जो जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना उग्र रूप ले लिया, इसने धारण कर लिया है। और यहां पर ये किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। तिब्बत में आपने देखा दलाई लामा की बात अगर करें आप, क्या इन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह मांगे क्योंकि हांगकांग पे फंसा हुआ है चीन, यही वजह मांगने कि एक बहुत ज्यादा उग्र यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कि कई साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी करी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, कि आप अपनी जो है कूटनीति चेंज करें, कि जिस तरह से आप अपने संबंध बढ़ाएं अपने आपके जितने ईस्टर्न नेबर्स हैं। उसका कारण यह है कि जो चीन हमेशा अपने दादागिरी करता था, अपना बिग ब्रदर वाला रोल करता था, तो उसको आप उनकी जगह दिखाने के लिए ये हिंदुस्तान की पॉलिसी थी, बहुत अच्छी पॉलिसी थी। आपने देखा कि जितने आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, ये जो ईस्टर्न की बात करते हैं, लुक ईस्ट में जो आते हैं, तो उनके साथ आपने कनेक्टिविटी बेहतर करी। कनेक्टिविटी बेहतर करने से ये होगा कि आप जो है उनके साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, आपके जो पड़ोसी वाले एक संबंध है वो अच्छे रहेंगे, कई तरह के व्यापार संबंध बढ़ेंगे। तो उस तहत करा गया था। तो ये बहुत एक अच्छी पहल थी कि ताकि आप अपने चीन को बता दें कि वही अकेला एक सुपर पावर या सुपर शक्ति नहीं है, कि हिंदुस्तान उसको बिल्कुल टक्कर देने का पूरा दम रखता है और वो हिंदुस्तान से उसको बहुत बड़ा थ्रेट मानते हैं। आज जिस तरह से ये जा रहे हैं, और हमारी आज आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से बात करी है, सामने अपना पक्ष रखा है, बड़े अच्छे तरीके से रखा है। उन्होंने बिल्कुल साफ, बिना झुके, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये वाला मामला है,
हम लोग जो है किसी तरह की, हमने हमेशा इधर शांति चाहिए, हम चाहते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छा बना के रखें, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी बाज नहीं आता, वादे करके वो मुकर जाते हैं और बार बार एलओसी वायलेशंस होते हैं, बार बार वो घुसपैठी इधर घुसाते हैं, इंट्रूशन होती है, तो उस पर क्या करेंगे आप? उस पर बैठ के तो देखेंगे नहीं, फौज वहां पर तमाशा तो देखने के लिए बैठी नहीं है वहां पर। बिल्कुल, तो भारत बार-बार ये साफ कर ईंट का चुका जवाब है पत्थर से कि देंगे। अगर आतंकवाद यहाँ पर पनपता है या फिर आप इसमें मददगार होते हैं तो जाहिर तौर पे भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ये साफ तौर पे कह चुका है पाकिस्तान को भी कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकती है। और